ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज शहर में संजय को 1 साल हो गया था। पहली दिवाली थी परिवार के साथ में उसकी। यहां घर पे संजय सिन्हा, बीवी विभा दोनों किसी भी साधारण हिंदुस्तानी परिवार की तरह ही अपनी एक और दिवाली मनाने में लगे थे, जब उनके बेटे सागर और भरत दोनों छत की ओर पटाखे लेकर भागे। और संजय जानते थे उन्हें रोकने का कोई मतलब तो था ही नहीं। सिर्फ वो ठीक ठाक सलामती से दिवाली मना लें और किसी को कोई चोट न लगे, बस इतना ही देखना था। सागर 15 साल का था और भरत 10 साल का। दोनों ने छत पर जाकर एक के बाद एक पटाखे दागने शुरू कर दिए और संजय और विभा दूर खड़े मुस्कुराते रहे। और ऐसे ही अचानक जब सागर हाथों से छोटे छोटे पटाखे जलाकर फेंकता जा रहा था, तो उसके एक तरफ मुड़कर एक पटाखा फेंकते ही संजय ने चिल्ला के उसे रोका और कहा, सागर, अगर दिवाली के दिन मार नहीं खानी है तो उस तरफ दोबारा कोई पटाखा या कुछ भी मत फेंकना, समझे? इसके आगे संजय कुछ कह पाए इससे पहले ही विभा ने उन्हें घर के कुछ कामों में मदद करने नीचे बुला लिया और पीछे छत पर रह गए सागर और भारत। और बच्चों को जो चीजें मना करो उसको वो ज्यादा करते हैं। अब दोनों ने मिलकर सारे पटाखे उधर ही फेंकना शुरू कर दिया जिधर संजय ने उन्हें मना किया था। वो एक पुराना मकान था जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था। मकान खाली होने से पटाखों की आवाजें गूंज रही थी और दोनों बच्चे खुश हो रहे थे कि उनके पटाखे मोहल्ले में सबसे ज्यादा आवाज कर रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी ही दुनिया में खुश थे जब एक बूढ़ी औरत एक चमकती हुई नारंगी रंग की साड़ी पहने थोड़ा लंगड़ाकर सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर छत पर आई और गुस्से में दोनों बच्चों को देखा। दोनों ने पटाखे अपने हाथ में ही लिए हुए थे कि वो औरत वहां से हटे तो वो दोबारा उन्हें फोड़ना शुरू करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस औरत के गुस्से से भरे चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आई और वो करीब 30 फीट दूर अपनी छत पर खड़े होकर कुछ बोली जो इन दोनों को यहां अपनी छत पर ऐसे सुनाई दिया जैसे उनके कानों में उसने धीमे से कहा हो, पटाखे यहाँ फोड़ने से मना किया है ना तुम्हें? सागर और भरत दोनों ये सुनते ही जैसे ठंडे पड़ गए थे। दोनों तेजी से नीचे भागे और सीधे संजय के पास पहुंच के उन्हें पूरी बात बताई। संजय पहले तो उनकी बातों को कोई मजाक सोच रहे थे, लेकिन फिर बच्चों में ऐसे वहम और डर बैठ न जाए इसी चिंता में उन दोनों को वो उस खाली पड़े मकान के अंदर ले गए और टॉर्च की रोशनी में अंदर तक उन्हें ले जाकर बोले, ये देखो, कहां है कोई दिखाई दे रहा है तुम दोनों को? अरे कहां है वो औरत जिसे देखकर तुम लोग डर गए थे? एक आवाज ने संजय के इस सवाल का जवाब उसके कानों में हल्के से दिया, मैं यहां हूं संजय। संजय पीछे पलटे तो उन्हें अंधेरे में हल्की सी बाहर से आती रोशनी में बस एक हाथ उनके चेहरे के पास से निकलता हुआ दिखाई दिया और बड़ी तेज गर्दन में दर्द और जलन होने लगी। संजय वहां से भरत का हाथ पकड़े सागर को आवाजें देते हुए बाहर भागा और बाहर निकल के अपने गेट पे पहुंचे तो उनकी
सांस से कहीं ज्यादा डर से आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सागर उनके आसपास कहीं नहीं था। इसका मतलब कि वो वहीं रह गया, बाहर भाग ही नहीं पाया। संजय ने भारत को अंदर भेजा और सागर को ढूंढने वापस उस घर के अंदर पहुंचा। एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी, और उस खाली खंडहर में गूंजती उनकी आवाज में सागर, 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 बेटे सागर का नाम। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पलट के सागर की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। संजय को सागर को पुकारने के बदले में एक आवाज और सुनाई दी। संजय उस आवाज के पीछे पीछे निकल पड़ा। आवाज उस मकान के सबसे पीछे वाले हिस्से में आंगन को पार करके एक छोटी सी कोठरी से आ रही थी। संजय हल्की आवाज में सागर को पुकारते हुए उस तरफ जाने लगा। सागर, सागर, सागर। लेकिन सागर उनकी आवाज सुन के भी उनके पास ना ही आ रहा था और ना ही उनको कोई जवाब दे रहा था। संजय ने टॉर्च की रोशनी में ही देखा तो कोठरी के कोने में सागर डर के मारे घुटनों में मुंह छुपाए हुए बैठा रोए जा रहा है। संजय की जान में जान उसे सही सलामत जिंदा देखकर वो तुरंत उसकी ओर दौड़े और जैसे ही पहुंच के उसके कंधे पे हाथ रख के उसे पुकारा, सागर, बेटा सागर। तो सागर घुटनों के बीच में छुपाया अपना मुंह धीमे धीमे उठाने लगा और उसका चेहरा देख के संजय घबराकर 4 कदम दूर जा गिरा, क्योंकि वो सागर नहीं, वही औरत थी जिसने थोड़ी देर पहले उसकी गर्दन पर नाखूनों से खरोंच मारी थी। उस बूढ़ी औरत ने संजय की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ही अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक भयानक चीख मारी। उस चीख की आवाज से संजय वहीं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में भी उसे समझ आ रहा था कि वो वहां ज्यादा देर पड़े नहीं रहा। सागर ने अपने पिता संजय को वहां आते देखा था। उसने आसपास के 1-2 लोगों को बुलाकर उनकी मदद की और वो संजय को घर ले आए। उसकी आंख खोली तो देखा कि वो घर पर था। बहुत सारे लोग घर में जमा थे। सागर घर में सबके साथ हंस बोल रहा था, लेकिन भरत एक कोने में बैठा संजय को घूर रहा था। संजय ने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराया और गर्दन की चोट के दर्द से कराहते हुए बाथरूम गए। बाथरूम में आंखों में पानी के झपट्टे मारे तो हल्की ताजगी सी लगी। शीशे में गर्दन की चोट देखी तो शुक्र मनाया कि चलो जान तो बची। जख्म को धोने के लिए एंटीसेप्टिक लगाने को पानी हाथ में लेकर जख्म पे हाथ फिराया तो संजय एक बार फिर चौंक गया। जख्म शीशे में तो दिख रहा था, लेकिन गर्दन को छूने पर न कहीं कटा छिला था और न ही कहीं खून था। संजय ने नल को बंद किया और दोबारा शीशे को देखा तो शीशे में वही उसी घर वाली औरत उसे अपने पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई दिखाई दी। संजय एकदम झटके से पीछे हटा और पलके झपकाकर आंखें मल के दोबारा शीशे की तरफ देखा तो उसे अपनी ही सूरत दिखाई दी। और तभी
बेसन में से पानी एक झटके में गरगराता हुआ पाइप से बह गया, लेकिन अब पाइप से एक अलग ही आवाज आ रही थी। संजय ने वापस नल कुछ देर चला के बंद किया और जब आवाज भी बंद हो गई तो वो वापस कमरे में जाकर सो गया। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और नींद भी उसे बहुत आ रही थी। कुछ ही घंटों के बाद संजय की जब नींद खुली तो घर में थोड़ा शोर शराबा मचा हुआ था। विभा बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और संजय को नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। संजय उठा तो पता चला कि उसका छोटा बेटा भारत घर से गायब है और विभा ने जैसे ही ये बताया संजय को तो विभा ने सोचा कि वो तुरंत उठकर पुलिस स्टेशन भागेगा, रिपोर्ट लिखवाएगा, खुद ढूंढेगा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस आदर्श पिता ने विभा की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो विभा, यहीं कहीं मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। विभा के तो गुस्से का ठिकाना ही नहीं ऐसा रवैया और उसकी बातें सुनकर। वो चिल्लाकर संजय से बोली, तुम खुद को बाप कहते हो उसका? बाप नहीं जानवर हो तुम। बेटा खो गया है और इन्हें कोई सुध ही नहीं है उसकी। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ कहाँ है मेरा बेटा। गुस्से में ये सब बोलकर विभा ने घर के कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े लिए और बाथरूम में गई और कपड़े बदल ही रही थी कि बाथरूम के बाहर से उसे सागर के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। सागर पहले तो चिल्ला रहा था कि उसे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन फिर विभा को समझ में आया कि सागर किसी और से नहीं बल्कि संजय से कह रहा था कि उसे उसके साथ कहीं नहीं जाना। विभा ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की कि दरवाजा खोला ही नहीं, क्योंकि किसी ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर रखा था। जैसे जैसे सागर की चीखें तेज होती जा रही थी और उसे घसीटने की आवाजें बाथरूम के अंदर तक आ रही थी, वैसे वैसे विभा के अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। उसने वो लोहे की बाल्टी उठाई और बाथरूम के दरवाजे की कुंडी पर 2-3 बार जोर जोर से मारा और धक्के मारने से ढीला हो चुका बाथरूम का दरवाजा खुल गया। विभा भागती हुई कमरे से होती हुई बाहर निकली तो सागर की चीखें उससे दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। उसने देखा कि संजय ने मेन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और सागर को बालों से पकड़ के घसीटते हुए संजय उस पड़ोस के खाली मकान की ओर लिए जा रहा था। अमर बाबू और विभा घर से बाहर निकले सागर और संजय को ढूंढने उसी खाली मकान की ओर। उस मकान के गेट के बाहर ही पहुंचकर देखा तो सागर की एक चप्पल पड़ी हुई थी। विभा उसे देखते ही चीख पड़ी और सबको मदद के लिए पुकारने लगी। चीख पुकार से आस पास के कुछ लोग और भी आ गए और सब मिलकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद बिल्कुल आखिरी कमरे में सबने जो देखा उस पर किसी भी इंसान का यकीन कर पाना मुश्किल था। सागर और भरत, संजय के दोनों बेटे, दीवार पर लगी खूंटियों से बंधे हुए थे और संजय बड़े अजीब तरीके से बारी बारी दोनों को देखकर हवा में लंबी सांसें भर रहा था, जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार की खुशबू से मदहोश हो जाता है। संजय के हाथों में एक फारसे जैसा कुछ था जिसे चिल्लाते हुए उसने हवा में सागर को काटने के लिए उठाया ही था तो सारे लोगों ने झपट कर उसे पकड़ लिया। बड़ी मशक्कत लग रही थी 4 आदमियों को
उसे पकड़कर रोकने में। संजय भी हाथ पैर मार ही रहा था और अचानक पता नहीं कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने उसको पकड़े हुए 4 लोगों पर अपने हाथ पैर छोड़ दिए और आखिरकार संजय एक औरत की आवाज में बुरी तरह से चीखा और बेहोश हो गया। संजय, सागर और भरत सबको पड़ोसियों ने वहां से छुड़ाकर उनके घर पहुंचाया। अगले ही दिन उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और शहर के एक दूसरे कोने में शिफ्ट हो गए। लेकिन उन 2 दिनों की बातें आज भी सोचते हैं तो बदन में सिहरन दौड़ जाती है। वो खाली मकान आज भी खाली ही पड़ा है। मोहल्ले वालों ने उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी है जिससे कोई भी बच्चा दूर ही रहे। उस मकान पर हक जताने भी कभी कोई नहीं आया। 1-2 बार लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनका आज तक कभी दोबारा कोई पता नहीं चला। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।